गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें अपनी 4th यूनिट चल रही है। 4th यूनिट में जो अपना टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश की आवश्यकताएं, सभ्यताएं, महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। और जो हमारा पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कौन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारी प्रशिक्षण परिषद का मानना, दोनों का यह मानना है कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं होता कि यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है वह क्या है, मानना है कि कोई भी जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं होता। समय की धारा के अनुसार, किसकी समय की धारा के अनुसार उसमें क्या होता है, परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि समय की धारा में परिवर्तन आता है वैसे वैसे ही हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आते रहते हैं। समय और आवश्यकता और समाज के अनुसार पर्यावरण उसमें हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आते रहते हैं और इसके साथ ही ये परिवर्तन करने चाहिए। और पाठ्यक्रम सदैव क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। हमारा जो पाठ्यक्रम है वह सदैव ही विकासात्मक प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया में रहता है और समाज के विकास की प्रक्रिया के अनुरूप और समाज के विकास की प्रक्रिया के अनुरूप ही हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमारे समाज की विकास की प्रक्रिया होती है वैसे ही हमारे पाठ्यक्रम के विकास की भी प्रक्रिया होती रहती है। और इस अवधारणा और जो ये हमारी अवधारणा है, इस अवधारणा को कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए जो ये हमारी धारणा है, इस धारणा को कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए तत्कालीन एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी कौन सी है, तत्कालीन जो आपकी एनसी जो हमारी एनसीईआरटी जो हमारी है, तो इसमें क्या होता रहता है, एनसीईआरटी जो हमारी है, एनसीईआरटी के अनुसार के जो अध्यक्ष हैं, एनसीटीईआर के जो अध्यक्ष हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना है। जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसकी संरचना 2005 किसकी संरचना 2005 की संरचना को प्रस्तुत किया, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना है 2005 को प्रस्तुत किया है, जिसमें कि जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 1988 कौन सी है, 1988 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 है। जो हमारा 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, जो हमारा पाठ्यक्रम 2005 जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में उस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 288 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2000 के विषयों को क्या किया है, परिमार्जित किया। इसके साथ ही क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से इसे प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो ये हमारा 2005 का जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना जो शामिल की गई है वो 1988 के पाठ्यक्रम की संरचना 2000 के विषयों को क्या किया गया है, परिमार्जित किया गया है और इसमें क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से इसे प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ साथ इसमें नवीन इनके साथ साथ जो 1988 का और 2000 का था विषय थे उनको क्रमबद्ध सुसंगठित किया। उसके साथ साथ ही इनमें नवीन विषयों का भी समावेश किया गया है। और जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 में भारतीय जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा संरचना भारत की जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है, जो भारतीय शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले जो समाहित बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, कि इसमें जो बिंदु योगदान देने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला था आपका कि बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया, पहला पॉइंट इसमें था बोझ के बिना, पहला था बोझ के बिना सीखने की
सीखने की प्रक्रिया का समावेश। ई पाठ्यक्रम जो ऐसा होना चाहिए वो उसे बच्चे को उसकी पढ़ाई है जो उसकी शिक्षा है उसे बोझ ना लगे बल्कि रुचिकर होनी चाहिए, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका 2 नंबर जो पॉइंट था वो था भाषाई शिक्षा का समावेश। दूसरा पॉइंट इसमें था भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश यानी कि बच्चे को प्राथमिक जो उसकी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से पूर्व यानी उससे 2 वर्ष पहली कक्षा से 2 वर्ष पूर्व जो उसको बच्चे को शिक्षा दी जाती है वो उसकी शिक्षा मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि उसकी मातृभाषा की शिक्षा का समावेश उसमें होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आ जाता है अनुदेशन का माध्यम। तीसरा है इसमें अनुदेशन का माध्यम। तीसरा इसमें आ जाता है अनुदेशन का माध्यम। और चौथा इसमें जो पॉइंट आ जाता है अनुदेशन के माध्यम के बाद इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। कौन से? सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, ये 4 पॉइंट मैंने कल करवाए थे। और जो आज हमारा जो 5वां पॉइंट है वो पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता का समावेश। 5वां पॉइंट था इसमें 5वां पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता का समावेश। धर्मनिरपेक्षता का समावेश। और छठा पॉइंट जो आज मैं आपको करवा रही हूँ, कल मैंने आपको 5 पॉइंट करवा दिए थे। छठा पॉइंट आपका है सामाजिक भावनाओं का समावेश। इसका सामाजिक भावनाओं का समावेश। सामाजिक भावनाओं का समावेश। तो इसमें देखो जो हमारी सामाजिक भावनाओं का समावेश जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005, कौन सा? 2005 तो में सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश करके 2005 की जो सामाजिक आकांक्षाएं थी उनका समावेश करके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया गया है। किसको? सामाजिक विकास को प्रोत्साहित किया गया है। क्योंकि प्रत्येक समाज है जो हमारा, क्योंकि इसमें प्रत्येक समाज शिक्षा एवं शिक्षालयों द्वारा ही अपनी आकांक्षाओं का, क्योंकि प्रत्येक समाज है वो विद्यालयों द्वारा ही जो प्रत्येक समाज है वो समाज शिक्षा एवं शिक्षालयों द्वारा ही अपनी आकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया गया है। क्योंकि प्रत्येक समाज शिक्षा एवं शिक्षालयों द्वारा अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग को क्या करता है? प्रशस्त करता है। और जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का संरक्षण है, जो संरक्षण को पूर्णता के साथ रखा गया है। इसमें जो हमारे समाज की संस्कृति है उस संस्कृति को पूर्णता के साथ हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें रखा गया है। और साथ ही जो सामाजिक अध्ययन के स्थान उसको सामाजिक अध्ययन में स्थान प्रदान किया गया है। जो हमारा सामाजिक विषय है उसमें इस चीज को शामिल किया गया है। और सामाजिक भावनाओं को स्थान प्रदान करके अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। अनुकरणीय कौन सा? अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका हो गया छठा पॉइंट है सामाजिक भावनाओं का समावेश। अब है जो आगे आपका 7वां राष्ट्रीय एकता का समावेश। किसका? 7वां है राष्ट्रीय एकता का समावेश। राष्ट्रीय एकता का समावेश। तो इसमें देखो जो हमारी राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता के सभी संभव प्रयत्नों को सम्मिलित किया गया है। इसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो संरचना है, उस संरचना में जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, एकता के सभी जो संभव प्रयत्न हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, कौन राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी कि जो हमारे देश की एकता एवं अखंडता है वो पूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अभाव में राष्ट्र का उत्थान, यानी कि अगर इसका अभाव है तो इसके अभाव में राष्ट्र का उत्थान एवं विकास संभव नहीं होता, इसका उत्थान एवं विकास संभव नहीं हो सकता। और साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय एकता के विषयों को प्राथमिक स्तर को स्थान दिया गया है और हमारा परिवेश एवं हमारा समाज, कौन हमारा परिवेश एवं हमारा समाज नामक विषयों में पूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इसमें हमारा परिवेश और हमारा जो समाज नामक जो विषय हैं उनको इसमें पूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम की संरचना है उसमें, जिससे कि छात्रों में राष्ट्रीय एकता के बीज को प्रारंभ कर उसको क्या करता है, अंकुरित करता है। तो ये क्या हो गया आपका राष्ट्रीय एकता का समावेश। अब आगे है जो 8वां पॉइंट इसमें है रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। राष्ट्रीय एकता के समावेश के बाद है रुचिपूर्ण जो शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश तो इसमें है कि जो हमारी रुचिपूर्ण शिक्षा है उसका इसमें समावेश किया गया है। तो इसमें देखो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय, जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। जो ये हमारा तथ्य है, रुचिपूर्ण जो हमारा तथ्य है, इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम छात्रों में नीरसता की भावना उत्पन्न न करे और पाठ्यक्रम छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला हो, जिससे कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था रुचिपूर्ण हो। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो हमारा है प्राथमिक स्तर, यानी कि छोटी कक्षाओं में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं निर्धारित शिक्षण विधियां हैं। प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, जैसे कि उनको कहानी के माध्यम से चूहे बिल्ली की कहानी सुना दो या दूसरी डोरेमोन वाली कहानी सुना दो, तो इन कहानियों के माध्यम से जो उनको अक्षर ज्ञान और कविता का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बच्चों में नीरसता उत्पन्न करने वाला न हो, बल्कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि उनमें उत्सुकता लाए, किसकी, सीखने के प्रति उत्सुकता लाए। उसके बाद है छात्रों का स्वतंत्र विकास। 9वां पॉइंट इसमें है छात्रों का स्वतंत्र विकास। छात्रों का स्वतंत्र विकास। तो इसमें देखो जो छात्रों का विकास है वो स्वतंत्र रूप से हो सके, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, कौन सी, जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 है, में छात्रों को स्वतंत्र विकास का प्रावधान किया गया है। छात्रों को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए, जो परीक्षा है उस परीक्षा के बोझ से बच्चों को मुक्त करते हुए उसमें मासिक परीक्षण, यानी कि महीने में एक बार मासिक परीक्षण तथा 17 परीक्षण, जैसे 70 हो गया उनका, वो वाली परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों में परीक्षा देने की रुचि विकसित हो और जो पाठ्यक्रम भी
प्रकार से तैयार किया जाए, जो ये पाठ्यक्रम है इस प्रकार का तैयार किया जाए जो कि छात्रों को मानसिक रूप से बोझ न लगे तथा अध्ययन कार्य उनका पढ़ने का है वो उसको बोझ ना लगे। परीक्षा जो उनकी है उनको बच्चों को बोझ न लगे, जो कि मानसिक रूप से बोझ न लगे और उनका अध्ययन कार्य प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से हो, इस प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है उसमें की गई है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है, जो हमारा राष्ट्रीय संरचना परीक्षा संरचना है, तो उसका 2005 तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इसमें बच्चे को जो उसकी शिक्षा है वो शिक्षा पूर्ण स्वतंत्र होकर प्राप्त करे, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है 2005 का। उसके बाद इसमें आगे 10वां पॉइंट है शिक्षक का सशक्तिकरण का समावेश। इसका शिक्षक का 10वां है इसमें शिक्षक का सशक्तिकरण का समावेश। शिक्षक का सशक्तिकरण, शिक्षक का सशक्तिकरण का समावेश। शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश, यानी कि शिक्षक की स्थिति दृढ़ होने की, जो उसकी स्थिति है वो दृढ़ होने की उसमें व्यवस्था हो कि शिक्षक उस चीज में जो उसका विषय है उसमें पूर्ण रूप से दृढ़ हो और अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रुचिपूर्ण होता है। शिक्षक वह आधारशिला है, शिक्षक है जो वह आधारशिला है जो शिक्षण व्यवस्था को विकसित एवं प्रभावी आधार प्रदान करती है। अतः शिक्षक में आत्मविश्वास से पूर्ण करने की और पाठ्यक्रम में व्यवस्था की गई है कि जो हमारा शिक्षक है उसका पाठ्यक्रम में क्या हो, आत्मविश्वास पूर्ण हो हमारा जो शिक्षक है। इसके द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था की गई है और इसके द्वारा ही शिक्षक के द्वारा इस प्रकार के पाठ्यक्रम की उचित प्रकार से उसको क्रियान्वित किया गया है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक प्रतिनिधियों का सहयोग के लिए किया गया है। उसके बाद है अभिभावकों की सहभागिता, किसकी, पेरेंट्स की। अभिभावकों की 11वां पॉइंट है इसमें अभिभावकों की सहभागिता का समावेश। इसका अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स का समावेश। तो इसमें देखो जो हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना निर्माण में अभिभावकों के विचार भी जाने गए हैं, क्योंकि अभिभावक अपने बालकों को उन विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं जहां का पाठ्यक्रम एवं जो शिक्षण व्यवस्था है उनकी आकांक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरे। उसके साथ ही जहां का पाठ्यक्रम एवं जो शिक्षण व्यवस्था है उनकी आकांक्षाओं की कसौटी पर खरी उतर सके और जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अभिभावकों की इच्छाओं का भी ध्यान रखा गया है। और जो प्राथमिक स्तर पर जो अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना इस सोपान के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभिभावकों की इच्छा होती है कि उनका बालक पब्लिक विद्यालयों के छात्रों से अंग्रेजी बोलने में कमजोर न हो। इस पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार ऐसे तथ्यों
का समावेश किया गया है जो कि अभिभावकों की इच्छाओं से संबंधित हो, यानी कि उसमें ऐसा हमारा जो पाठ्यक्रम है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो, तो ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। उसके साथ ही पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, 12वां पॉइंट इसमें रहता है पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, पूर्ण कार्यक्रमों का समावेश। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में, इससे पूर्व प्रस्तुत कार्यक्रम 1988 कौन सा 2005 से पूर्व जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था 1988 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था, और इसके साथ ही 2000 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था। इसके साथ ही जो हमारा 1993 के पाठ्यक्रम जो बिना बोझ सीखने के कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश किया गया था। इसके साथ साथ बिंदुओं को जो उपरोक्त कार्यक्रमों की छूट दी गई थी उनका भी समावेश था। वो बिंदु कौन कौन से थे, इनको छूट दिए सम्मिलित किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम संरचना 2005 एक समग्र एवं पूर्ण विकसित कार्यक्रम है जो शिक्षक एवं छात्रों एवं अभिभावकों को पूर्ण संतोष प्रदान कर सकता है। उसके बाद है कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार। 13वां पॉइंट है कक्षा कक्ष व्यवस्था, कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार, कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार। तो इसमें देखो है कि जो हमारा इस पाठ्यक्रम की संरचना में कक्षा कक्ष प्रबंध संबंधी जो समस्याओं पर भी विचार किया गया, उनसे संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। जैसे कि मातृभाषा को शिक्षण माध्यम की समस्या पर विचार करते हुए कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय में भोजपुरी, कौन सा भोजपुरी, असमी, पंजाबी, उर्दू भाषा विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं तो इस स्तर पर किस प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार एक शिक्षक विभिन्न प्रकार की मातृभाषा वाले छात्रों को शिक्षण करेगा, जिनकी उनको पढ़ाएगा। अतः प्रत्येक पक्ष पर सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। तो आज मैंने जो करवाए हैं इसमें आपको 13 पॉइंट करवा दिए हैं। कौन कौन से हैं? बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया, भाषाई शिक्षा की व्यवस्था समावेश, अनुदेशक का माध्यम, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता का समावेश, सामाजिक भावनाओं का समावेश, राष्ट्रीय एकता का समावेश, रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, छात्रों का स्वतंत्र विकास, शिक्षक का सशक्तिकरण समावेश, अभिभावकों की सहभागिता का समावेश, पूर्व कार्यक्रमों का समावेश और कक्षा कक्ष पर व्यवस्था पर विचार। तो मैंने इसको आज आपको 13 पॉइंट करवाए हैं, जो बचे हैं वो कल की क्लास में करवाऊंगी। तो